विज्ञान का लगभग पादप जगत से संबंधित सवाल आएँगे। इसी में मॉर्फोलॉजी भी आएगा, याद रखिएगा। और सारे मैं क्लियर कर दूँगा और अंत हो जाएगा बायोलॉजी का वन लाइनर। और इसे ऐड करके फिजिक्स, केमिस्ट्री एक साथ सब आपको दे दिया जाएगा, आप देखते रहिए। तो चलिए आगे ये देखते हैं और खत्म करते हैं बिना कोई विघ्न के, बिना कोई रुकावट के। सिर्फ पढ़ते जाएँगे वन लाइनर, ठीक है? तो चलिए, अब देखिए जीव विज्ञान की शाखा की बात कर रहे हैं, ब्रांच की बात कर रहे हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। जीव विज्ञान जिसे हम बायोलॉजी बोलते हैं, का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तू जी को कहा जाता है, बायोलॉजी का जनक। जीव विज्ञान का वर्गीकरण किया गया था 2 रूप में, एक तो जंतु जो कि हम लोग आते हैं, एक वनस्पति जो पेड़-पौधे आते हैं। जंतु का अध्ययन जो है, उसके जनक माने जाते हैं अरस्तू जी और पेड़-पौधे के अध्ययन को माने जाते हैं थियोफ्रेटस जी। तो हम वनस्पति जो विज्ञान है वो नहीं पढ़े थे, अब वो ही पढ़ रहे हैं। जंतु विज्ञान का मैंने लगभग टॉपिक खत्म कर दिया, जिसमें हमारे संबंधित जंतु से संबंधित जो बीमारियाँ हैं, वो हैं। इसमें थोड़े-थोड़े और भी जानवर के आएँगे, वो भी क्लियर करूँगा। अब चलिए आगे तो पादप जगत से संबंधित जो सवाल बन सकते हैं, पेड़-पौधे से, वो बात करते हैं। जैसे विटीकल्चर के अंतर्गत जो है किसका उत्पादन किया जाता है? तो विटीकल्चर जैसे ही आएगा, अंगूर। अंगूर का उत्पादन होता है, विटीकल्चर अंगूर से संबंधित है। वर्मीकल्चर बताइए किससे संबंधित है? तो कीट, कीट पालन में किया जाता है वर्मीकल्चर। तो किसके लिए वर्मीकल्चर है? केचुआ के लिए है, अर्थवर्म के लिए है, ये बोल दीजिएगा। पेडोलॉजी की बात करें, पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो मृदा, पेडोलॉजी, मृदा, मिट्टी, याद रखिएगा। फूलों के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? तो एंथोलॉजी कहेंगे। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी, ये सिंपली हम सुनते जाएंगे सिर्फ। अब कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? या कीटों के वैज्ञानिक पद्धति को क्या कहेंगे? तो एंटोमोलॉजी कह देंगे। देखिए एंथोलॉजी आ जाएगा फूलों का और एंटोमोलॉजी आ जाएगा कीटों का। ठीक है? पूरा वनस्पति विज्ञान, ठीक है? पूरा वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत जो है पादप जीवाश्म होते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है? पौधे के जीवाश्म के अध्ययन करेंगे। इसे आप पैलियो बॉटनी भी बोल सकते हैं, पैलियो बॉटनी। चलिए आगे चलेंगे। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहेंगे? एंथोलॉजी कहेंगे। अगर आपसे पूछे सब्जी वाले पौधों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो हम बताएंगे ओलेरी कल्चर। क्या बोलेंगे? ओलेरी कल्चर बोलेंगे। तो सब्जी वाले पौधे का अध्ययन को हम कहेंगे ओलेरी कल्चर। अस्थियों का अध्ययन की अगर बात करें, हड्डियों के अध्ययन या विज्ञान को किस शाखा के अंतर्गत रखेंगे? तो हम बनाएंगे ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत रखेंगे। अगर पूछे सर्पों का अध्ययन या सर्पों के अध्ययन या विज्ञान की शाखा को क्या कहेंगे? तो हम बताएंगे सर्पोटोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर्पोटोलॉजी बोल दीजिएगा। क्लियर हो गए? अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, तो मैं एक बात बता दूं कि क्या आपसे फीडबैक चाहिए कि क्या मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको याद होता है? क्या मेरे तरीके आपको पसंद आते हैं? प्लीज़ बताइएगा। अगर आपको लगता है कि कौन-सा तरीका आपको अच्छा लगता है, इतने सारे वीडियो बनाए हूँ, अगर आप देखे होंगे, तो मेरा कौन-सा तरीका आपको अच्छा लगता है, बताइएगा, उसी तरीके से मैं फिर से बनाऊँगा। प्लीज़ बताइएगा ज़रूर क्योंकि आपका फीडबैक ही मेरे जीवन का आधार है और सबसे बड़ी बात, आप हैं तभी हम हैं। बहुत दिन के बाद ये स्लोगन मैं बोल रहा हूँ। चलिए, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का जनक की बात करें। तो देखिए जीव विज्ञान की बात करें, शाखा की बात करें, उनके जनक की बात करें तो जंतु के लिए तो हम जान गए। जंतु विज्ञान जिसे हम जूलॉजी बोलते हैं, उसके अरस्तु जी हैं। सूक्ष्म विज्ञान के, माइक्रोबायोलॉजी के रॉबर्ट कोच और लुई पाश्चर थे, जनक माने जाते हैं। जीवाणु विज्ञान का, बैक्टीरियोलॉजी का, मतलब बैक्टीरिया का रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। और प्रतिरक्षा विज्ञान जिसे इम्यूनोलॉजी बोलिए, इम्यूनिटी वाले सिस्टम का बात हो रहा है, तो उसके एडवर्ड जेनर थे। कौन थे? जेनर। अगर आपसे पूछे वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान जिसे हम टैक्सोनोमिया ये भी पढ़ेंगे, ठीक है? टैक्सोनोमिया, तो इसके थे लिनियस जी। लिनियस जी पूरा नाम कैरोल लिनियस, वर्गीकरण विज्ञान के जनक, याद रखिए। रुधिर परिसंचरण तंत्र की बात करें, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि पढ़ चुके हैं, ये विलियम हार्वे थे। कोशिका विज्ञान के जो कि हम पढ़े हैं, कल ही पढ़े हैं, सेटियोलॉजी जिसे बोलते हैं, वो रॉबर्ट हुक थे। उत्परिवर्तन के बताइए जिसे म्यूटेशन बोलते हैं, इसके डी ब्रीज थे, हुगो डी ब्रीज बोले जाते हैं जनक। कवक विज्ञान के जनक कौन है जिसे माइकोलॉजी बोलते हैं? तो ये हैं हेनरिच एंड डी वेरी, वेरी जी हैं। समझ गए? किसके? कवक विज्ञान के। अगर मान लीजिए पादप शरीर क्रिया विज्ञान मतलब प्लांट का जो फिजियोलॉजी बोलिए या फिजिकल रूप से, भौतिकी रूप से, है ना,
तो उसके हेल्स थे स्टीफन हेल्स। मतलब पादप का शारीरिक क्रिया क्या है, हमारे जैसे शारीरिक क्रिया के अध्ययन को कहेंगे, तो उसी तरह पौधे के शारीरिक क्रिया को क्या कहेंगे, है ना? तो इसके जनक कौन है? तो स्टीफन हेल्स हैं। ये सब पढ़ेंगे। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? मॉडर्न बॉटनी के, वनस्पति को बॉटनी बोला जाता है, ये आप भी जानते हैं। तो लिनियस ही होंगे। अंतःस्रावी विज्ञान जैसे एंडोक्रिनोलॉजी जो कि हम पढ़ चुके हैं, तो ये एडिशन जी थे, थॉमसन एडिशन बोल दीजिएगा, अंतः विज्ञान के जनक। अनुवांशिक विज्ञान का, जेनेटिक का जनक कौन थे? ग्रेग जॉन मेंडल थे। प्रायोगिक अनुवांशिक बताइए, जो कि एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलिए, तो वो करने वाले जो थे उनका नाम बताइए, वो जनक कौन थे? टीएच मॉर्गन थे। भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान, पूरा वनस्पति विज्ञान को हम बताएं पैलियो बॉटनी बोल दीजिए, इंडियन पैलियो बॉटनी, मतलब भारतीय है भाई। तो ये बिरबल साहनी जी थे। कौन थे? बिरबल साहनी। अगर आपसे पूछे अनुवांशिक अभियांत्रिक, अनुवांशिक यांत्रिक, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहिए, इसका अगर जनक पूछे तो पॉल वर्ग बता देंगे। ठीक है। शैवाल विज्ञान के जनक पूछे, शैवाल विज्ञान का, साइकोलॉजी का, तो विलियम हेनरी हार्वे बता दीजिएगा। क्या बताएगा? हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक, तो हम बताएंगे एम.ओ.पी. अयंगर बताइएगा, यंगर। ठीक है। भारतीय पारिस्थितिकी, इंडियन इकोलॉजी, तो रामदेव मिश्रा। कौन बताइएगा? रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान के जनक हिपोक्रेटस। सूक्ष्मदर्शी की, जिसे माइक्रोस्कोपी बोलेंगे, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक बता दीजिएगा। जीन चिकित्सा, जिसे जेन थेरेपी बोलेंगे, तो एंडरसन बता देंगे। क्या बताएंगे? एंडरसन बता देंगे। क्लियर हो गए? क्योंकि ऑनलाइनर है, फास्ट पढ़ते जा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम आपका तो चल रहा है। चलिए आगे देखेंगे। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? मृदा से संबंधित है। मतलब मृदा रहित पादप संवर्धन से संबंधित है, मतलब बिना मिट्टी के पौधे उगना। हाइड्रो मतलब पानी में उगता है, मतलब मिट्टी में नहीं उगेगा। अब इसी तरह वनस्पति विज्ञान के जो प्रमुख शाखाएं, चलिए कि इसका अध्ययन से, तो घास विज्ञान के अध्ययन में घास को अध्ययन करेंगे, जिसे हम एग्रो एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं। घास विज्ञान को क्या बोलते हैं? एग्रो एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम घास का अध्ययन करेंगे। एनाटॉमी, एनाटॉमी के अगर शब्द आ जाए, इसमें किसका अध्ययन करेंगे? तो हम बताएंगे शरीर की आंतरिक संरचना के अध्ययन करेंगे, वो भी वनस्पति के शरीर की, याद रखिएगा, शरीर का आंतरिक। एंथोलॉजी की बात करें तो पुष्पों का अध्ययन करेंगे। जीवाणु विज्ञान का आ जाए, बैक्टीरियोलॉजी जिसे बोलते हैं, जीवाणु का अध्ययन करेंगे। ब्रायोलॉजी आ जाए तो ब्रायोफाइटा का अध्ययन करेंगे, है ना, ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइटा। कैसिडोलॉजी आ जाए तो पादपों में जो है रोगजनक गांठ या पादप का कैंसर कहिए, उसका अध्ययन कहाँ करेंगे? कैसिडोलॉजी में करेंगे। ठीक है। और चलिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी आ जाए तो वृक्षों की आयु का अध्ययन करेंगे। डेंड्रोलॉजी की बात करें, देखिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी आ जाए तो वृक्षों की आयु का बात करेंगे, और डेंड्रोलॉजी आ जाए तो उसमें वृक्ष और झाड़ी दोनों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक ही है दोनों, आयु वृक्ष का करें या झाड़ी का। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी आ जाए तो आयु हो जाएगा, और डेंड्रोलॉजी सिर्फ आ जाए तो वृक्ष और झाड़ी का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए इकोलॉजी आ जाए तो वातावरण से जो पौधे से संबंधित अध्ययन है उसे इकोलॉजी बोलते हैं, वातावरण, है ना। अब इकोनॉमिक बॉटनी किसे बोलेंगे? तो आर्थिक महत्व के पौधे के, जिससे आर्थिक हमको इनकम फायदा हो, है ना, तो उसे इकोनॉमिक बॉटनी बोलेंगे। और चलिए एंथोनोबॉटनी, एंथोनोबॉटनी क्या है? तो मानव समुदायों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन करेंगे, एंथोनोबॉटनी। और सुनिए एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों का या जीवों की उपस्थिति का अध्ययन करेंगे, एक्सोबायोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें, जिसे हम कृत्रिम जीन बोलते हैं, के निर्माण या स्थानांतरण का अध्ययन करते हैं, कृत्रिम जीन, याद रखेंगे। लाइकेनोलॉजी, लाइकेनोलॉजी का अध्ययन को क्या कहेंगे? लाइकेंस का अध्ययन हम करेंगे, लाइकेनोलॉजी का। अगर माइकोलॉजी में किसका करिएगा? तो कवक का अध्ययन करिएगा, कवक का वैज्ञानिक का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। क्लियर हो गए? चलिए अब इसी में जंतु से समझते हैं। तो जैसे एंथ्रोपोलॉजी आ जाए, एंथ्रोपोलॉजी आ जाए तो हम बताएंगे मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन को हम
एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी किसे बोलते हैं? तो इकोलॉजी भी बोला जाता है जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन करना। एंड्रोक्राइनोलॉजी की बात करें तो अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन करते हैं। एम्ब्रायोलॉजी की बात करें तो भ्रूणीय जो संवर्धन होते हैं उसका अध्ययन करते हैं हम लोग, जिसे हम एम्ब्रायोलॉजी बोलते हैं, जंतु से संबंधित है। एंटेमोलॉजी की बात करें तो कीट पतंग का अध्ययन हम करेंगे। जेनेटिक्स की बात करें तो जीवों के आनुवांशिक लक्षणों एवं इसकी वंशानुगति का अध्ययन करेंगे। जेनेटिक्स से क्लियर हो गए। आगे चलें। चलिए, अब देखिए इसी में हम जो बचा हुआ हिस्सा है वनस्पति विज्ञान का और जंतु विज्ञान का दोनों पढ़ेंगे। तो उससे पहले एक लाइन है कि जंतु विज्ञान जिसे जूलॉजी बोलते हैं, इसके अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो हम बताएंगे जीवित और मृत दोनों प्रकार के जंतु को हम करते हैं अध्ययन। मतलब जीवित भी है और मृत मतलब मरा हुआ, मतलब जूलॉजी में अध्ययन करेंगे। अब चलिए फिर से जो बचा हुआ हिस्सा है जैसे हम हमारे वनस्पति हैं उससे, तो जैसे माइकोप्लाज्मोलॉजी, माइकोप्लाज्मोलॉजी बोल दीजिए। तो माइकोप्लाज्मा का अध्ययन करेंगे, माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे हम। अच्छा, निमेटोलॉजी, निमेटोलॉजी में क्या करेंगे? निमेटोडस की बात करेंगे। निमेटोडस या आप बोल सकते हैं पादपों के संबंध में बात करेंगे। तो पौधे के संबंध में अगर हम बात करें तो उसे हम निमेटोलॉजी भी बोलते हैं, जिसे निमेटोडस या निमेटोडस बोलते हैं। ठीक है, जैसे निमेटोलॉजी बोल दीजिए या निमेटोलॉजी बोल दीजिए, उसी तरह निमेटोडस बोल दीजिए, है ना? आगे चलेंगे। अगर मान लीजिए पैलियो बोटनी, पैलियो बोटनी को ही हम वनस्पति विज्ञान भी बोलते हैं, है ना? बोलते हैं कि नहीं? लेकिन इसमें क्या करेंगे? पादप जीवाश्मों का अध्ययन करेंगे। नॉर्मल बात है। पैलियो बोटनी का मतलब होता है कि हम किसी भी पेड़ पौधे या वनस्पति के जीवाश्म के अध्ययन करेंगे। चलिए, और भी एक आ जाता है पैली पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी अगर आ जाए तो हम बताएंगे परागन कणों का अध्ययन करेंगे। मतलब पादप में जो जैसे कि हम जंतुओं में होता है ना? भ्रूण होते हैं उसी तरह उसमें भी परागन का अध्ययन हम डालेंगे तो उसे पैलियोनोलॉजी बोलेंगे। किसमें? पेड़ पौधे में। एग्जाम्पल के रूप में मैंने समझाया कि परागन कण क्या होते हैं। फाइटोपैथोलॉजी क्या होते हैं? पादप रोग का उपचार या अध्ययन, मतलब पौधे की बीमारी को ठीक करना और उसके अध्ययन को समझेंगे कि ये कौन सा बीमारी है। तो फाइटोपैथोलॉजी। अगर आपसे पूछे फाइकोलॉजी, तो जैसे में माइकोलॉजी कवक है तो फाइकोलॉजी सवाल है, सवाल का अध्ययन करेंगे। पैरासिटोलॉजी, जैसे ही पैरासिटो हो मतलब कि पेड़ पौधे के पोषक की बात करेंगे, परजीवियों के संबंध में अध्ययन करेंगे। पोषक हो या उसके परजीवियों के संबंध में जो हम अध्ययन करेंगे, समझेंगे कि उसे क्या चाहिए, कब चाहिए, कौन सा भोजन चाहिए, उसकी सेहत का ध्यान रखें। किसका? पेड़ पौधे का। जैसे जंतुओं के लिए है उसी तरह पेड़ पौधे के लिए। फार्मिकोलॉजी, फार्मिकोलॉजी की अगर बात करें तो ये औषधि पादपों का अध्ययन करता है। जैसे ही फार्म आ जाए, फार्मास्यूटिक बोलते हैं। फार्मिक मतलब होता है दवा, दवाई दुकान ऐसा। तो औषधि ही है ना दवाई दुकान को, उसका अध्ययन करेंगे तो फार्मोलॉजी हो जाएगा। टेरिडोलॉजी, टेरिडोलॉजी अगर आ जाए, जिसे हम टेरिडो ही लॉजी बोलते हैं, पी को लुप्त कर देते हैं लेकिन लिखाता है पी से। तो टेरिडोलॉजी में टेरिडोफाइटा का अध्ययन करेंगे। चलिए, अगर मान लीजिए फाइटो जियोग्राफी आ जाए। फाइटो जियोग्राफी क्या है भाई? इसमें किसका अध्ययन है? तो इसमें विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पौधों के वितरण व उनके कारणों का अध्ययन किया जाता है फाइटो जियोग्राफी में। अगर मान लीजिए स्पेस बायोलॉजी की बात करें तो अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थिर पादपों का अध्ययन किया जाता है। तो स्पेस बायोलॉजी में अंतरिक्ष हो या वायुमंडल, मतलब अंतरिक्ष और वायुमंडल में जो स्थित पौधे हैं उसकी बात किया जाएगा, उसे स्पेस मतलब अंतरिक्ष में। अब देखिए स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन करेंगे। स्पर्मोलॉजी का मतलब बीज, अंकुरन, ये ध्यान रखिएगा। हिलियोथेरेपी, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया। तो सूर्य के प्रभाव से जो हम इलाज करेंगे, डॉक्टरी करेंगे, उसे हम हीलियोथेरेपी बोलेंगे। अब देखिए हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो मतलब पानी, तो हाइड्रोपोनिक्स मतलब कि इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा, बिना मिट्टी के बागवानी की जाती है। मतलब उसमें कोई मिट्टी की आवश्यकता नहीं, सिर्फ पानी में ही रहेगा। तो उसे हम हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो मतलब पानी। अब जो बचा हुआ मेरा जंतु से संबंधित था वो पढ़िए। तो पैथोलॉजी,
पैथोलॉजी जो है रोगों की प्राकृतिक लक्षणों और कारणों का अध्ययन करेंगे, उसी को कहते हैं पैथोलॉजी। मतलब किसी भी जंतु का रोग जो है प्राकृतिक रूप से लक्षणों या कारणों का अध्ययन करते हैं, पैथोलॉजी कहलाता है। अगर हेमेटोलॉजी की बात करें, हेमेटोलॉजी जो है वो रुधिर और रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन करते हैं, मतलब ब्लड संबंधी रोगों का अध्ययन करेंगे, जिसे हम हेमेटोलॉजी बोलेंगे। अब हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी क्या होता है? उभयचर और सरीसृप, मतलब मेढक और सांप, सरीसृप मतलब रेंगने वाला, जो भी कीड़े-मकोड़े होते हैं। उभयचर जो पानी और जल दोनों में रहते हैं। तो मतलब सॉरी, पानी और जल तो एक ही हो गया, पानी और मिट्टी दोनों पे रहते हैं, उसे उभयचर बोलते हैं। तो उस अध्ययन को हर्पेटोलॉजी बोलेंगे। अब देखिए मैमेलोलॉजी, मैमेलोलॉजी अगर पूछे तो स्तनधारियों के लिए मैमल स्तनधारी को ही बोला जाता है। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी मतलब होता है सूक्ष्म, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे। न्यूरोलॉजी मतलब तंत्र का अध्ययन करेंगे, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम पढ़े होंगे, न्यूरोलॉजी। अगर मान लीजिए ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी है सॉरी, ओडोंटोलॉजी है, ओडोंटो मतलब दांत, दंत विज्ञान का अध्ययन। अब अर्निथोलॉजी, अर्निथोलॉजी आ जाए तो पक्षियों का अध्ययन, अर्निथोलॉजी। रेडियोलॉजी जीवों का विकिरण के प्रभाव का अध्ययन। टैक्सोनॉमी तो जीवों का नामकरण एवं उनके वर्गीकरण का अध्ययन करना, टैक्सोनॉमी याद रखिएगा, ये सब है। अब चलिए जैव विकास के सिद्धांत की बात करते हैं, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, है ना? तो चलिए चलते हैं। चलिए जैव विकास, जैव विकास के सिद्धांत की हम बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं और देखते हैं क्या सवाल बनते हैं। फास्ट चलेंगे। जीव विकास, जीव विकास, जैव विकास, सॉरी, देखिए जीव विकास की बात करें, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो उनका नाम है बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। तो जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने किया था, याद रखिएगा, परिभाषा दिया था, वो भी 1809 में दिए थे। ठीक है, जीव विकास का। और भी बात करें, उद विकास की बात करें, उद विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हम बताएंगे हुगो डी ब्रिज ने किया था। हुगो डी ब्रिज ने किया था, वो भी 1901 से लेके 1903 के समय तक इनका रहा था और उसी समय दिए थे। अगर बात करें वैज्ञानिकों के आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना गया है? तो अंतिम पूर्वज माना गया है क्रो-मैग्नॉन मानव को माना गया है। जो आधुनिक मनुष्य जो बने हैं, जो कि अभी बताया जा रहा है, वो क्रो-मैग्नॉन मानव के बताए गए हैं। अब जैव विकास के पक्ष में बात करें, तो जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो हम बताएंगे जीवाश्मों के होते हैं। किसके होते हैं? जीवाश्मों के होते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है लियोनार्डो द विंची, लियोनार्डो द विंची को जीवाश्मिकी का जनक कहा जाता है। किसकी जनक? जीवाश्मिकी का जनक, जीवाश्म का जनक कही। अब देखिए बात करते हैं लेमार्क वाद का और डार्विन वाद का। ठीक है, तो हम चलिए तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो आगे लेमार्क वाद को पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे डार्विन वाद। तो आगे लेमार्क जी को जानते हैं, सुनिए। लेमार्क के अनुसार देखा जाए तो सभी जीवों में एक आंतरिक जीवन शक्ति होती है, मतलब इंटरनल रूप से विटल होता है, फोर्स रहता है, ये जीवन शक्ति है। नई आवश्यकताओं तथा इच्छाओं, जो इच्छा होती है, जीवों की संरचना एवं व्यवहार में परिवर्तन करती है। अगर नई आवश्यकता हो गई या इच्छा हो गई तो उनमें परिवर्तन तो आएगा, संरचना रूप से, व्यवहार रूप से। अगर मान लीजिए लेमार्क की बात और करें, उनके विचार की बात करें, तो यदि किसी अंग का उपयोग अधिक किया जाए तो वह अधिक विकसित एवं सक्षम बनता है। मतलब जितना इस्तेमाल करिएगा ना, जैसे मान लीजिए अपने हाथों का एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं या अपने गर्दन का एक्सरसाइज अच्छा कर रहे हैं, तो उसका विकास होगा। या जैसे मान लीजिए हाइट कम है, जिन जो बचपन से बच्चे को लटकाया जाए तो उनका हाइट बढ़ेगा। तो ये कहने का मतलब है। जबकि न उपयोग किए जाने वाले अथवा उपयोग किए जाने वाले अंग अल्प विकसित और क्षमताहीन हो जाते हैं, अल्प विकसित हो जाते हैं। लेमार्कवाद जो हैं, जीवों द्वारा, लेमार्क जो हैं, वाद जो हैं, जीवों द्वारा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष की संकल्पना को नहीं मानता। मतलब अपने जीवन का जो स्ट्रगल
एक्साइटमेंट है या एक्सीटेंस है या एक्साइटेंस है जिसे बोलते हैं, एक्साइटेंस बोलिए, एक्सपेरिमेंट बोलिए, ठीक है? स्ट्रगल का जो एक्सपीरियंस बोलिए, जो बोल सकते हैं। तो उसकी संकल्पना को नहीं मानता है, नहीं मानता। अब लैमार्क की और बात करें, तो सभी जीवों द्वारा अपने जीवन काल में उपार्जित किए गए सभी लक्षणों उनके संतानों में हस्तांतरित होता है। क्या होता है? हस्तांतरित होता है। चलिए आप सुनिए। ऐसे अंग जिनकी मूल संरचना समान होती है, परंतु अलग-अलग कार्यों में उपयोग होने के कारण वे असमान दिखाई देते हैं। क्या कहलाते हैं? तो ये समजात अंग कहलाते हैं, ऑर्गन कहलाएगा। अगर मान लीजिए पूछ दे, सम मतलब बराबर। अब घर में अलग-अलग लोग रहते हैं हमारे घर में और अलग-अलग विचार रहते हैं, तो क्या साथ में नहीं हैं? तो उसी को कहते हैं समजात। मतलब एग्ज़ाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। दोनों विभिन्न जीवों में जो है संबंध जो एक साथ रहते हैं और परस्पर लाभान्वित होते हैं, क्या कहलाते हैं? सहजीव कहलाते हैं। सही बात है। अगर मान लीजिए 2 जीव हैं और 2 जीव अगर एक-दूसरे से जुड़े हैं, तो कुछ न कुछ तो कुछ लाभ होगा, कुछ तो उनसे आगे चल के फ़ायदा होगा। मतलब उसका कहने का मतलब है सहजीव। सहजीव मतलब एक-दूसरे की मदद करने वाला। चलिए, समझात भी समझ गए, अलग-अलग होते हुए, असमान दिखते हुए भी साथ में रहने वाला व्यक्ति, या समझात है। अगर मान लीजिए प्राकृतिक चयन का विचार सर्वप्रथम डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में दिया था? तो बताइएगा, प्रजाति की उत्पत्ति में दिया था। ठीक है? प्रजाति की उत्पत्ति में डार्विन ने बताया था। प्राकृतिक चयन का विचार सर्वप्रथम दिया था। अगर मान लीजिए जीवों के उस समूह को क्या कहा जाता है जो परस्पर मेल खाता है? प्रजाति कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रजाति कहलाएगा। सही बात है, मेल खाएगा तो प्रजाति हो गए। भाई हमारे पूर्वज वाले बात है। चलिए, अब देखिए उद्विकास के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो डार्विन ने ही किया था। समझ गए? उद्विकास का। ऐसी बात है, तो चलिए अब जानते हैं किनके बारे में? थोड़ा डार्विन के बारे में जानते हैं। तो चार्ल्स डार्विन ने 1859 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक दी ओरिजिन, ठीक है? दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है? दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जो है उद्विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार सभी जीवों की उत्पत्ति जो है एक कोशिकीय सरल जीव से हुई है। क्या हुई है? एक कोशिकीय सरल जीव से हुई है। ये समझ गए? किसमें? उद्विकास में। किसकी पुस्तक है? डार्विन की। कब? 1859 में। प्रकाशित हुई थी कौन सी पुस्तक? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। डार्विन द्वारा प्रतिपादित उद्विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण है। क्या है? प्राकृतिक वर्ण है। ठीक है? सिलेक्शन। आगे चलें। अब देखिए, पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग जो है 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। सोचिए, जीव जो है 2 अरब वर्ष पूर्व माना गया है, अभी कंफर्म भी नहीं है। तो 2 अरब वर्ष में सोचिए राम, कृष्ण सब आके गए ना, तो मतलब ये तो कहानी बना ही होगा। पता है बहुत लोग कई सवाल पूछते हैं। चलिए छोड़िए इस बात के बारे में। बात भक्ति इतिहास में चलेंगे, बायोलॉजी में नहीं। यह सिद्धांत जीवों में जो है किसी आंतरिक जीवन शक्ति के होने में विश्वास नहीं करता। मतलब डार्विनवाद, देखिए लैमार्कवाद में हम पढ़े थे क्या? उल्टा पढ़े थे कि सभी जीवों में आंतरिक जीवन शक्ति होती है। लेकिन डार्विनवाद में क्या है कि किसी जीव का जो आंतरिक जीवन शक्ति होती है, उस पे विश्वास नहीं करता। कौन? डार्विन। और लैमार्क जी करते हैं। अगर मान लीजिए डार्विन की बात करें, तो डार्विन के अनुसार बताया गया है कि जीवों की आवश्यकताएँ तथा इच्छा जो है प्राकृतिक चयन का आधार नहीं। लेकिन लैमार्क मानते हैं। चलिए इसका उल्टा करते हैं। डार्विन का मतलब है कि किसी अंग का विकास तथा ह्रास उसमें होने वाले अनवर्त परिवर्तनों अथवा रूपांतरणों के कारण कम संभव है। मतलब सोचिए उनमें परिवर्तन हो रहा है या हानि हो रहा है या विकास हो रहा है, उसमें जो परिवर्तन होने की बात हो रही है, ठीक है? या रूपांतरण होने की मतलब परिवर्तित होने की बात हो रही है, तो उसके कारण संभव है, कम है, संभावना जो है कम है। लेमार्क बोलते नहीं, संभावना ज़्यादा है ना? अस्तित्व का होना। डार्विनवाद के अनुसार और देखा जाए तो जीव द्वारा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष को विशेष महत्व दिया है। डार्विन के अनुसार सही है। तो मानने वाले जो हैं बताइए। और एक जो हैं वो बताते हैं अस्तित्व के लिए संघर्ष की एक संकल्पना ज़रूरी है।
संकल्प लेना ज़रूरी है। ये अस्तित्व के लिए संघर्ष को विशेष महत्व दिया है। मतलब डार्विनवाद भी संघर्ष को महत्व दिया है और देखा जाए तो वो भी एक महत्व दी ठीक है? तो अस्तित्व के लिए संघर्ष की बात कही गई, दोनों मानते हैं। थोड़ी भारी आवाज़ के लिए क्षमा चाहते हैं। डार्विनवाद के अनुसार केवल उपयोगी लक्षण अथवा परिवर्तन ही अगली पीढ़ी में जो है स्थानांतरित होती है। क्लियर हो गया? और भी सवाल देख लें। सवाल यह है कि ऐसे अंग जिनकी मूल संरचना भिन्न-भिन्न होती है, किंतु समान कार्यों में उपयोग होने के कारण समान दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समरूप कहेंगे। देखिए मूल संरचना अलग-अलग है, किंतु समान होंगे, कार्य समान होंगे, उपयोग समान रूप से करेंगे तो समरूप होंगे और असमान दिखेंगे तो समजात अंग होंगे। थियोफ्रेस्टस का बात करें, तो थियोफ्रेस्टस का पुस्तक का नाम पूछे, जैविक रूप से अगर विकास का देखें बायोलॉजिकल रूप से, तो हिस्टोरिया तो होगा ही। प्लांटेरम बता दीजिएगा, प्लांट है तो प्लांटेरम कर दिए। एवं ऑन द कॉलेज ऑफ प्लांट्स बोल दीजिएगा, जो कि थियोफ्रेटस ने। इसलिए ये वनस्पति के हैं, ये एनिमल के हैं, अरस्तु जी जंतु के, इसलिए एनिमल बोल दिए। डार्विन जी बताइए, पुस्तक जो लिखे हैं तो दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखे हैं। लेमार्क ने फिलॉसफी जूलॉजी लिख दी है, याद रखिए जूलॉजिक बोलते हैं, याद रखिए। तो ये किताब है। अब हम बात करेंगे जीवों का वर्गीकरण। चलिए आगे देखते हैं। आगे सवाल है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? 5 जगत वर्गीकरण को किसने प्रस्तुत किया? तो हम बताएंगे हिक्टेकर ने। हिक्टेकर या विक्टेकर बोल दीजिए। देखिए हिक यहाँ पे व लगा रहता है, हिक्टेकर बोल दीजिए या विक्टेकर बोल सकते हैं। इस पे डिपेंड करता है कि आप किस रूप में है। विक्टेकर बोल दीजिए, हिक्टेकर बोल दीजिए। याद करने से है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया, बांटा गया है वर्गीकरण। जैसे पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक, चौथा है पादप और जंतु है 5वें नंबर पे। समझ गए? ठीक है। अगर मान लीजिए प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ अगर पूछे कौन-सा है, तो आर्थ्रोपोडा है। क्या है? ठीक है? समझ गए। अगर मान लीजिए वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई अगर पूछे, किसे माना जाता है? तो जाति को माना जाता है। है ना? जाति में बाँटा गया था वर्ग में, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए स्वीडन के वैज्ञानिक थे कैरोल्स लिनियस ने जो है जीवों को या जीवों के बारे में क्या बोला है? वो बोला है कि जीवों की द्विनाम पद्धति प्रस्तुत की है। क्या दी है? द्विनाम पद्धति दिए हैं। इन्हें जो है वर्गीकी का जनक भी कहा जाता है। मतलब फादर ऑफ टैक्सोनोमिया कहा जाता है। किन्हें? लिनियस को जनक माना जाता है इनको। अब इसी तरह देखिए द्विनाम पद्धति का नामकरण जो है, नामकरण में जीव प्रजाति का नामकरण 2 शब्दों में किया गया है। पहला शब्द में वंश, जिसे हम जीन बोलते हैं। दूसरे शब्द में जाति, जिसे स्पीशीज बोलते हैं। क्लियर हो गए? ते बाँटा गया है। अगर द्विनाम पद्धति में कहें, मतलब बाइनोमियल नीमो कल्चर होती है, ठीक है? आप ये बोल सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि द्विनाम पद्धति जो है, कि जन्मदाता कौन है? तो हम बताएँगे लिनियस जी हैं, जो कि स्वीडन के वैज्ञानिक हैं, स्वीडिश के वैज्ञानिक हैं। अगर मान लीजिए जाति की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो जॉन रे के द्वारा की गई है। अगर मान लीजिए जीवाणु भोजी की खोज जो है किसने की थी? तो हम बताएँगे विलियम क्या बताइएगा? टबार्ट ने किया था। विलियम टबार्ट बोला जाता है तथा फेलिक्स डी हेरेल ने किया था। तो विलियम टबार्ट तथा फेलिक्स डी हेरेल ने किया था। ये हो गए। अगर मान लीजिए पूछे जीवाणु भोजी जो है, जिसे हम बैक्टीरियोफेज भी बोल सकते हैं या बैक्टीरियाफेज बोल सकते हैं। जीवाणु भोजी क्या होता है? तो जीवाणु भोजी एक प्रकार के विषाणु वायरस होते हैं। सोचिए वायरस होते हैं, जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, मतलब बैक्टीरिया को ही संक्रमित करते हैं। ये मानवों के लिए हानिकारक नहीं होता है। मानव के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन जीवाणुओं को ही हानि कर देता है, वैसा वायरस होता है। मतलब फ़ायदेमंद है। अगर मान लीजिए पूछे विषाणु का प्रोटीन कोट या कवच क्या कहलाता है? तो हम बताएँगे कैप्सिड कहलाता है। कैप्सिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैप्सिड। अब बात करते हैं कुछ साधारण नाम और उनके वैज्ञानिक नाम की हम बात करेंगे, जो कि हम लोग को लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जानना भी ज़रूरी है। ठीक है? तो जैसे कि मान लीजिए साधारण नाम अगर देखा जाए, वैज्ञानिक नाम देखा जाए, तो मानव का तो हम जानते हैं वैज्ञानिक नाम। तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए? होमो सेपियन है, ये तो हम जानते हैं। तो मानव का वैज्ञानिक नाम पूछे होमो सेपियन। तेंदुआ का बताइए तो? तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पूछे तब पैंथेरा क्या बताइएगा? पारडस बता दीजिएगा। पारडस बोला जाता है, ये हो गए। अब बाघ का बताइए तो? बाघ का साधारण नाम बताइए? पैंथेरा टाइग्रिस बता देंगे। क्या बताएँगे? टाइग्रिस बता देंगे। तो बाघ का पैंथेरा टाइग्रिस बता देंगे। शेर का अगर साधारण नाम पूछे कि वैज्ञानिक नाम शेर का, तो हम बताएँगे पैंथेरा लियो बता देंगे। लियो लग जाएगा तो शेर हो जाएगा, बाघ में टाइग्रिस लग जाएगा, तेंदुआ में पारडस लग जाएगा। ये ध्यान रखना होगा। अगर मटर की बात करें, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है जी? तो हम बताएँगे पायसम। पायसम सटा इवम, इवम कर दीजिए इवम, ठीक है? तो पायसम सटाई इवम।
ये हो गए। बिल्ली का बताइए, बिल्ली का बता देंगे, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम तो हम बताएँगे फेलिस कैटस, फेलिकैटस, कैटस मतलब बिल्ली। मेढक का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा? राणा, क्या बताइएगा? टिग्रीन बता दीजिएगा, टिग्रीना बता दीजिएगा। धान का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? ओराइजा सटाइवा बता देंगे। ओराइजा ओराइजा सटाइवा बता देंगे। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हम बताएँगे व्रेशिका कंपेस्ट्रिसस, कंपेस्ट्रिस बोल देंगे, सरसों का वैज्ञानिक नाम। चना का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछे, तो हम बताएँगे साइरस एरी, याद रखिएगा एरियाई, 3 हम बता देंगे चना का। गेहूँ का पूछे, गेहूँ का बता दीजिएगा ट्रिटिकम स्टीबम, याद रखिएगा स्टीबम बता देंगे। ठीक है, चना का याद रखिएगा साइरस, एरी, एरिए, टीनम बोलेंगे, एरी टीनम अलग कर दीजिएगा, ठीक है? सरसों का कंपे स्ट्रीसस अलग कर दीजिएगा, ठीक है? अब गाय का वैज्ञानिक नाम बता दीजिए तो बॉश होता है, ठीक है? किंगडम ऑफ मोडेरा। ये जो है जगत वन में आता है, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं कैरी ओट जानते हैं, या प्रोकैरियोट बोल दीजिए, ठीक है? इसी का नाम है। तो चलिए फास्ट चलते हैं। किस जगत के जीव जो हैं एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, याद रखिएगा, जीव होते हैं और उसमें जो है डीएनए केंद्रक के बाहर पाया जाता है। उसी को कहा जाता है मोनेरा जगत कहा जाता है, किंगडम मोनेरा कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक को ही मोनेरा कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए और बढ़िया से सुनिए कि अधिकांश जीवाणु जो होते हैं वो मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं और इसे यू बैक्टीरिया को वास्तविक जीवाणु कहा जाता है। क्या कहते हैं? ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। 1676 ईस्वी में जीवाणु की खोज करने के कारण जो है एंटीनी या एंटीनो, ठीक है? एंटीनी वॉन लिवनहॉक या एंटीनो वॉन लिवनहॉक भी बोला जाता है, को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है किन्हें? लिवनहॉक को। कब ये खोज कब हुआ था? 1676 मतलब 1676 में। आगे चलेंगे। अब देखिए प्रोटिस्टा जगत, किंगडम ऑफ प्रोटिस्ट, तो अब प्रोटिस्टा किस में आ जाएगा भाई? बता दीजिए। तो ये आएगा हमारा यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में आ जाएगा और यूकैरियोटिक जो होते हैं इसमें बहुकोशिका भी मिलेगा और एक कोशिका भी मिलेगा। तो एक कोशिका को ही उसको बांटा गया है और एक कोशिका में ही प्रोटिस्टा जगत 2 में डाला गया है। तो ये जगत 2 का हिस्सा है। तो चलिए समझते हैं इसका सवाल कि प्रारंभिक यूकैरियोटिक जीवों को किस जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो हम बताएंगे प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत किया गया है और प्रोटिस्टा जगत को ही यूकैरियोटिक बोलते हैं, यूकैरियोटिक भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। जैसे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक ऐसे बोल दीजिए और इसमें दोनों होंगे, मतलब एक कोशिका में आएगा तो प्रोटिस्टा जगत आ जाएंगे, याद रखिएगा। अब देखिए यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक जीवों की कोशिकाओं में जो है केंद्रक तथा झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। इन्हें हम प्रोटिस्टा कहा जाता है। ठीक है? क्या कहते हैं? प्रोटिस्टा कहेंगे। ठीक है? केंद्रक में पाए जाएँगे और झिल्ली युक्त होगा ये, झिल्ली से युक्त होगा बेचारा। कोशिकांग किसमें पाया जाएगा? ऑर्गनलेस बोल दीजिए। अधिकतर जो प्रोटिस्टा है, एक कोशिकीय होता है। अधिकतर जितने भी प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा जो किंगडम है, वो एक कोशिका ही होगा। परंतु शैवाल जैसे कुछ प्रोटिस्टा में बहुकोशिका भी होता है। मतलब आप समझ जाइए कि प्रोटिस्टा जो पढ़ रहे हैं, आप इसे यूकैरियोटिक भी बोल सकते हैं। जिसे हम जगत 2 में, लेकिन 1 में सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा। इसलिए प्रोटिस्टा जो है एक कोशिका में ज़्यादा होता है, बहुकोशिका में कम। लेकिन शैवाल जैसे अगर हैं, शैवाल है तो बहुकोशिका में आपको मिलेगा। ठीक है? क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए पूछे प्रोटिस्टा जगत के जीवों को मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 3 वर्ग में। जंतुशम, पादपशम और कवकशम प्रोटिस्टा। मतलब जंतु में भी, पादप पौधे में भी और कवक में भी पाया जाता है। अब कवक जगत की बात हो रही है। अब कवक की बात करें तो कवक को थोड़ा जान लीजिए और समझ लीजिए। तो कवक में क्या है कि कवक जो है यूकैरियोटिक जीव है। एकदम होगा यूकैरियोटिक, क्योंकि भाई इसमें जब प्रोटिस्टा की बात हो रही है तो होगा ही। जिनमें संवहनीय ऊतक होते हैं एवं हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। तो सही बात है, अगर कवक में देखा जाए तो यूकैरियोटिक में आ गया। यूकैरियोटिक में आ गया तो इसमें हरित लवक कहाँ से पाया जाएगा? हाँ, संवहन टिश्यूज पाया जाएगा। ठीक है? क्लियर हो गया। और ये एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं कवक। याद रखना है। तो ये हो गए हमारे कवक जगत। अब सवाल और बनते क्या हैं कि एक कोशिकीय कवकों का संपूर्ण शरीर जड़, तना व पत्तियों में न विभाजित होकर किस रूप में होता है? तो हम बताएंगे थैलस,
के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? थैलस के रूप में होता है। अगर आपसे पूछते कि बहुकोशिका कवकों का शरीर जिन धागेनुमा संरचनाओं से निर्मित होता है, उन्हें क्या कहते हैं? हाइफे कहते हैं। हाइफे कहते हैं। ये भी हो गए। अगर मान लीजिए पोषण के आधार पर कवकों के कितने प्रकार हैं? बताइए। तो 3 हैं। सहजीवी कवक, परजीवी कवक और मृतो परजीवी कवक। मतलब सहजीवी सहयोग करेगा, परजीवी दूसरे पे डिपेंड रहेगा, स्वयं पर भी डिपेंड रहेगा। मृतजीवी मतलब मरा हुआ कवक, ऐसे बोल दीजिए। तो आप पे डिपेंड करता है। सहायता, परजीवी, मृतजीवी। विभिन्न प्रकार के कवकों की अगर बात करिए, उदाहरण लेते हैं, तो सहजीवी कवक को ही हम बोलेंगे लाइकेन और माइकोराइजा। ये 2 जो हैं सहजीवी कवक हैं। याद रखिएगा। सिम्बायोटिक फंगी बोलेंगे। परजीवी होता है पैरासिटिक फंगी कहिए। ठीक है। तो परजीवी का मतलब परजीवी में कौन-कौन आएगा? तो वो होगा एंडोथिया पैरासिटिका। ठीक है? पैरासिटिका, पैरासिटिक, पैरासिटिक फंगी बोल दीजिए। पैक्सिनिया, ग्रीमिनिश, याद रखिएगा। ये सब जो है क्या है? परजीवी कवक हैं। अब देखिए एस्परजिलस, क्या बोलिएगा? एस एस्परजिलस, ये भी आ जाते हैं परजीवी कवक। अब बताइएगा कैंडिडा, कैंडिडा ये भी आ गया। पूरा नाम है इसका, लेकिन इस कवक को ध्यान से सुनिएगा कि परजीवी कवक में जो कैंडिडा है, कैंडिडा का पूरा नाम है अलीवकंस। याद रखिए अलीवकंस, अलीवकंस, अलीवकंस है। मृतजीव कवक कौन-कौन है? तो सुन लीजिए। क्या-क्या है? म्यूकर, राइजोपस और मार्सेला। याद रखिएगा ये सब मृतजीव कवक हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सुन लिए तो। अगर मान लीजिए पूछते लाइकेन किस प्रकार के जीव हैं, तो लाइकेन कवक और शैवाल के सहजीवी संबंधों से उत्पन्न संयुक्त जीव है लाइकेन। दोनों की मदद से होता है। ठीक है। लाइकेन का आर्थिक महत्व अगर पूछे किस रूप में होगा, तो प्रदूषण सूचक में, भोजन एवं चारे के रूप में होगा, संश्लिष्ट रंगों एवं औषधियों के निर्माण में होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए पादप जगत की बात करें, मतलब प्लांट किंगडम की बात करें, तो सुनिए, किस वर्ग के पादपों को पुष्पी पादप कहते हैं? तो आवृत बीज कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत बीज कहते हैं। एंजियोस्पर्म कहते हैं। और भी देख लें शैवालों का आर्थिक महत्व की बात करें, तो आर्थिक महत्व क्या-क्या है? चलिए जानते हैं। शैवाल है और महत्व है। कवक तो देखे थे, शैवाल की बात करते हैं। शैवाल में देखा जाए तो पोराफायर, पोराफायरा, क्या बोलिएगा? पोराफायरा, पोराफायरा या अल्वा बोल दीजिए। ये जो हैं शैवाल हैं और ये जापान में खाए जाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, या खाए जाने वाला जो है एक शैवाल है जो कि जापान में खाते हैं। जापान में तो सब कुछ खा लेते हैं, तो ये भी खाने वाला एक प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। मतलब खाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए एक नो स्टॉप, नो स्टॉक नाम का एक शैवाल होता है जो कि चीन में खाया जाने वाला है। चीन वाले भी तो सब कुछ खा ही लेते हैं, तो कुछ ये खा लिए तो कौन सा बड़का चीज़ है। अगर मान लीजिए गाशम, सारगाशम शैवाल जो होते हैं, ये जापान में कृत्रिम ऊनी या ऊन का निर्माण किया जाता है इस शैवाल से, जिसका नाम है सारगाशम। अगर मान लीजिए कॉन्ड्रस क्रिस्पस, ठीक है? क्या बताइएगा? क्रिस्पस। ये जो होते हैं शैवाल होते हैं, इससे जो है क्या होते हैं? श्लेष्मिक केरोगेनिन नामक जो है पदार्थ तैयार किया जाता है, जो कि ये सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए, कॉस्मेटिक टाइप का जो सामान बनाया जाता है, उसके लिए करते हैं। अगर मान लीजिए पूछे लेमिनेरिया या प्यूकस, ये दोनों भी शैवाल हैं। क्या हैं? शैवाल हैं। तो पूरा नाम है लेमिनेरिया प्यूकस या फ्यूकस बोल दीजिए। ठीक है? फ्यूकस फ्यूकस जो बोलना है। इसका प्रयोग जो है आयोडीन, ब्रोमीन और एसीटोन आदि बनाने में किया जाता है। आयोडीन ये सब बनाने में, ब्रोमीन बनाने में ये सब किया जाता है। एक है आगर-आगर नामक एक शैवाल होता है। आगर-आगर, अगर-अगर भी बोल सकते हैं, शैवाल होता है। ये शैवाल जो होता है लाल शैवालों से प्राप्त किया जाता है, जो कि प्रयोगशाला में पौधों के संवर्धन या जेल टाइप का जो बनाते हैं हम लोग, आइसक्रीम बनाते हैं, आदि में प्रयोग करते हैं। या तपारोधिक में बात करें, ध्वनि रोधक में बात करें, मतलब इस सब चीज़ में थोड़ा-सा रुकावट के लिए बनाया जाता है। ठीक है? रेशम हो गया, चमड़ा हो गया, सूप हो गया, चटनी हो गया, ये सब बनाने में हम लोग प्रयोग करते हैं आगर-आगर। अगर मान लीजिए नो स्टॉक बोल दीजिए या एनावीना, ये सब जो है एनावीना, नो स्टॉक, ये भी शैवाल है। क्या शैवाल है? तो ये शैवाल जो होते हैं, ये वायुमंडल की जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, इसमें करते हैं और इस प्रक्रिया में जो है जीवाणु भी भाग लेते हैं, बैक्टीरिया भी भाग लेते हैं। और कुछ शैवाल जो होते हैं, ये कृषि के जो खाद होते हैं, फर्टिलाइज़र जो बनाए जाते हैं, उसके रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए क्लोरेला की अगर बात करें, तो इसमें जो है क्लोरेलिन बोल दीजिए या क्लोरेलिन नामक जो है प्रतिजैविक औषधि तैयार किया जाता है, मतलब दवाई तैयार किया जाता है। अब विषाणुओं में जो
सजीव के लक्षण होते हैं। ये भी शैवाल होते हैं, शैवाल में भी विषाणु के लक्षण होते हैं, आपको याद रखिएगा। तो सजीव के लक्षण में, तो इनमें जो है न्यूक्लिक अम्ल कोशिकाओं के न्यूक्लिक अम्लों की भांति अपने ही अनुकूल प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो है प्रेरित करके विषाणु बनाते हैं। याद रखिए, वायरस बनाते हैं बचाव के लिए। विषाणुओं के निर्जीवियों के लक्षण, मतलब विषाणु का सजीव में पड़ गई और निर्जीव में, जो कि शैवाल ही है ये। तो ये कोशिका रूपी नहीं होते हैं, कोशिका सेल रूपी नहीं होता, क्योंकि इसमें कोशिका द्रव कोशिका कला कोशिकांग जो है नहीं पाया जाता है। याद रखिए, निर्जीव है तो नहीं पाया जाएगा। और प्रत्येक विषाणु में केवल प्रोटीन खोल जो होते हैं, खोल में बंद एक न्यूक्लिक अम्ल का अणु, जिसे डीएनए और आरएनए का अणु होता है। बस इतना ही जान लीजिए, वो भी वायरस के निर्जीवीय रूप में होगा और कुछ नहीं। तो ये आपको देखना है, समझना है, नहीं समझे तो कुछ छोड़ दीजिए उसको, कोई महत्व नहीं है। नहीं, हाँ, ये महत्व है। अब ऑनलाइन में चलते हैं। अब चलिए, अब धीरे-धीरे आ रहे हैं, फिर पादप जगत पे आके खत्म करेंगे। और भी है मोर्फोलॉजी इम्पोर्टेंट है, तो वो भी पढ़ लेंगे। बीजों की संख्या के आधार पर आवर्त बीज कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक बीजीय पत्रीय और द्विबीजपत्रीय, दोनों में होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक बीज भी मिलेगा और द्विबीजपत्र भी मिलेगा, आवृत बीज। आवृत बीज को क्या बोलते हैं? कमेंट कीजिए, अभी जस्ट पढ़े हैं। ब्रायोफाइटस वर्ग का सबसे बड़ा पौधा कौन-सा है? तो डोशिनिया है। क्या है? डोशिनिया है। अगर पूछे किल्प, किल्प किससे प्राप्त होता है? तो हम बताएँगे समुद्री शैवाल से प्राप्त करते हैं किल्प। प्रकाश संश्लेषण की बात करें, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय एवं अप्रकाशीय अभिक्रिया, मतलब हरित लवक, अप्रकाशीय हरित लवक में जो है कहाँ संपन्न होता है? तो ये ग्रेना और स्ट्रोमा में होता है। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? अगर मान लीजिए फर्ण की बात करें, फर्ण जो है किस वर्ग का उदाहरण है? तो टेरिडोफाइटा का उदाहरण है। फर्ण जो है टेरिडोफाइटा का उदाहरण है। और आपसे पूछे किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव, अभाव मतलब कमी होता है? तो अनावृत बीज में। देखिए, अनावृत बीज को ही जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। एंजियोस्पर्म किसे बोलते हैं? आवृत बीज। मैंने जो सवाल ऊपर किया था। तो अनावृत बीज जिम्नोस्पर्म एवं टेरिडोफाइटा में आपको मिलेगा, अभाव मिलेगा, कमी मिलेगा। जाइलम वाहिका का। अगर आपसे पूछते कि पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो नील हरित शैवाल की ही उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी। याद रखिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी को कहिए। अगर मान लीजिए पूछे अधिक पादप, ठीक है? अधिक पादप अन्य पौधों पर जो है क्यों निर्भर रहते हैं? तो यांत्रिक सहारे के कारण। याद रखिएगा, ठीक है? सपोर्ट के लिए ज़रूरत होता है। अगर मान लीजिए पादपों मतलब पौधों से प्राप्त जो है लिग्निन नामक पदार्थ जो हैं किस ऊतक पर एकत्र होते हैं? तो जाइलम ऊतक पर, जाइलम टिश्यू पर एकत्र होते हैं, जमा होते हैं। पपीते का पीला रंग किस कारण होता है जी? बता दीजिए। तो उसमें कैरी का जेंथिन की उपस्थिति के कारण होता है। तो कैरी को अलग कर दीजिए, कैरी का अलग कर दीजिए और जेंथिन अलग कर दीजिए। तो कैरी का जेंथिन उपस्थिति के कारण पपीता पीला दिखता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तने से प्राप्त होती है, स्टेम से प्राप्त होती है। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो हम बताएंगे लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है, मतलब भूरा शैवाल कहते हैं उसे। कुनैन, कुनैन जो है किस पादप की छाल से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना से प्राप्त होती है। किससे? सिनकोना से। अगर मान लीजिए पौधे में सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन्स कौन से हैं? तो एब्सिसिक अम्ल हैं। एब्सिसिक अम्ल बताए जाते हैं। ए के बटलर को जो है पादप रोग विज्ञान का जनक माना जाता है। पादप रोग विज्ञान का जनक माना जाता है। एक कोशिकीय सुनहरे पीले शैवालों को क्या कहा जाता है? तो डाइटम कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइटम कहेंगे। अगर आपसे पूछे वज्री तथा रेत में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? सोमोफाइटस कहते हैं। क्या कहेंगे? सेमोफाइटस या सोमोफाइटस। अगर मान लीजिए पुष्पी पादपों को किस वर्ग में रखा जाएगा? तो हम बताएंगे फेनरोगेम्स वर्ग में रखा जाएगा। ठीक है? अपुष्पीय पादपों को किस वर्ग में रखा गया है? तो हम बताएंगे क्रिप्टोगैमस वर्ग में रखा गया है। ठीक है? अपुष्पीय को, जो पुष्प नहीं है। अब पादप जगत को बांटा गया है। पादप जगत को आपको थैलोफाइटस, ब्रायोफाइटस और ट्राइकोफाइटस में बांटा गया है, जिसमें उत्तक रहित है, उत्तक सहित है, मतलब उत्तक किसमें रहेगा, उत्तक किसमें नहीं रहेगा। अब पादप शरीर की बात होती है। तो चलिए, अब देखिए ट्रैकियोफाइटस को भी 3 भाग में बांटा गया है। देखिए, थ्रायोफाइटस, ब्राइकोफाइटस को नहीं बांटा गया, लेकिन ट्राइकोफाइटस को बांटा गया है। टेरिडोफाइटा में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म में बांटा गया है, एंजियोस्पर्म में बांटा गया है। मतलब आवृत बीज, अनावृत बीज और टेरिडोफाइटा, मतलब बीज रहित, इस समय बांटा गया है। जिम्नोस्पर्म को बोला जाता है खोल रहित बीज, मतलब इसमें बीज नहीं है।
ऐसे ही है। खोल युक्त बीज मतलब जिसमें खोल युक्त है, उसमें है। अब देखिए एंजियोस्पर्म जो होते हैं, ये जो होते हैं एक बीजपत्रीय होते हैं और द्विबीजपत्रीय दोनों होते हैं इसमें। चलिए, अब पढ़ते हैं एक बीजपत्रीय पादपों में कुल एवं उनके प्रमुख उदाहरण पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे ग्रेमिनी पढ़ेंगे। ग्रेमिनी क्या है? तो ग्रेमिनी जो है गेहूँ, मक्का, धान, गन्ना, ज्वार, बाँस, बाजरा, जौ, जाई आदि जो है आपको ग्रेमिनी में आएगा। ग्रेमिनी आप समझ ही रहे, ठीक है? गेहूँ में सब क्या है? अनाज में आता है ग्रेमिनी, बोल दीजिए। अगर मान लीजिए लिलिएसी, लिली ठीक है, लिलिएसी। लिलिएसी में जो आता है, ये जो आता है आपको क्या है? एक बीजपत्रीय है ये सब। लहसुन, ठीक है, प्याज़ ये सब जो है लिलिएसी बोलते हैं। मतलब एक बीजपत्रीय में आएगा। अब देखिए पालमी, पालमी जो है ये नारियल हो गया, ताड़ आ गया, सुपारी जो सुपारी जो बनाया जाता है, खजूर ये सब आदि जो है पालमी है। ठीक है? क्या है? पालमी में आता है, एक बीजपत्री में आता है। अब देखिए म्यूजेसी क्या बताएगा? म्यूजेसी, म्यूजेसी भी क्या है? एक बीजपत्रीय है, जिसमें केला हमारा एक बीजपत्रीय के रूप में एग्जाम्पल में दे दिया गया है। ठीक है? तो मतलब प्रमुख पादप बताए गए हैं, जो कि एक बीजपत्रीय पादप है, उनके प्रमुख उदाहरण हैं। तो ग्रेमिनी जितने भी ग्रेमिनी हैं, एक बीजपत्री हैं। लिलियस प्याज़, लहसुन ये सब, कलमी, नारियल ये सब, सुपारी सब, ताड़ ये सब, खजूर ये सब, ठीक है? और केला भी आपका एक बीजपत्री है। अगर मान लीजिए जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, क्या कहलाते हैं? नग्न बीज कहलाते हैं। नग्न बीज को ही अनावृत बीज कहते हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं। मतलब इसमें कोई बीज नहीं, मतलब बीज होते हैं लेकिन इसमें कवर नहीं होते। ठीक है? एंजियोस्पर्म में होगा, आवृत बीज में होगा। अगर मान लीजिए पूछते गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो हम बताएंगे कोप्रोफिल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कोप्रोफिल्स कहलाएंगे। अगर मान लीजिए अर्गट, अर्गट किससे प्राप्त होता है? तो हम बताएंगे अर्गट जो होते हैं क्ले वी सेप्स बोलते हैं। ठीक है? क्ले बी स्टेप्स बोल देंगे। मशरूम की बात करें, मशरूम क्या होता है? तो अत्यधिक घनत्व वाला कवक होता है। अत्यधिक घनत्व वाला डेंसिटी वाला कवक होगा। अगर मान लीजिए लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य जो है सहजीव संबंध क्या कहलाते हैं? तो हेलिटिज्म कहलाएँगे। हेलोटिज्म, हेलिटिज्म जो बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए जड़ के स्थान पर मूला भाष किसमें पाया जाता है? तो ब्रायोफाइटस पादप में पाया जाता है। ठीक है? चलिए और भी सवाल है और क्लियर करते हैं और फटाफट खत्म करेंगे। अगर मान लीजिए पूछे एज़ोला, एज़ोला क्या है? तो एक जलीय फंड है, याद रखेंगे। अगर पूछे शैवालों में समानतः किस वर्ग के पौधों के अंतर्गत रखा जाता है? तो हम बताएँगे थैलोफाइटा के रूप में रखते हैं। अच्छा, थैलोफाइटा बताइए, थैलोफाइटा मुख्यतः किस प्रकार के पादप हैं? तो जलीय पादप हैं, ये हम जानते हैं, जल में उगते हैं। किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं? मतलब पानी में भी और धरती पर भी रहेगा, तो वो है ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा मतलब जल में और ब्रायोफाइटा मतलब जल और थल दोनों पे। अगर आपसे और सवाल पूछे कि कुल जो है किस कुल कुल में जो है नर और मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, तो वो हैं कुकर, कुकर विटेशिल। विटेशिल नाम है पूरा, विटेशिल बोलते हैं। तो कुकर विटेशिल बोल दीजिए, जो कि आपको नर और मादा एक ही पौधे पर मिलेंगे। अगर मान लीजिए पूछते ब्लैडर बट एवं बटर बट जो होते हैं किस कुल के पौधे होते हैं, किस वंश के होते हैं? तो कीटभक्षी पौधे होते हैं, कीट को खाने वाले होते हैं। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो स्पेशल डाला है कीटभक्षी का, कितने प्रकार के कीटभक्षी होते हैं। इसका नैनीकार्ड 2.0 पे डाला हूँ एआई के साथ, आप देख लीजिएगा। मक्के के भुट्टे में जो है लंबे या मेरा नैनी अकाडमी का जो इंस्टाग्राम है उस पे भी मैंने डाला है। डेली एक वीडियो डालता हूँ जीके जीएस से संबंधित वन लाइनर, जो कि शॉर्ट में डालता हूँ नैनी अकाडमी 2.0 पे और आपका नैनी अकाडमी शिक्षा मंत्र टेलीग्राम सॉरी इंस्टाग्राम पे देख लीजिएगा। मक्के के भुट्टे में लंबे रेशमी रेशमी बाल किसका रूपांतरण है? तो हम लंबी वर्तिका जो पराग कणों याद रखिएगा पराग कणों के ग्रहण करने में सहायक करता है, उसके रसपान करने में सहायक होता है, ये बोल दीजिए। अगर मान लीजिए मॉर्फिन पौधे के जो है किस भाग से प्राप्त होता है? तो फल से प्राप्त होगा। मॉर्फिन जो है किससे होगा? फल से प्राप्त होगा, फ्रूट से। भिंडी को जड़, तना, फल, फूल में से किस वर्ग में रखा जाता है? भिंडी को तो फल में रखेंगे, फ्रूट में रखते हैं। सोचिए भिंडी को फ्रूट में रखा जाता है। केसर प्राप्त करने के लिए पौधों के किस भाग का प्रयोग होता है? तो वर्तिकाग्र का इस्तेमाल होता है। स्टिग्मा का कहिए, ठीक है? अब चलिए जंतु जगत आ गए, पादप जगत तो हो गए, जंतु जगत आ जाते हैं। जंतु जगत में देखें तो देखिए अरस्तु ने जो है जंतुओं को किन 2 समूहों में विभाजित किया गया है? तो हम बताएँगे 2 रूप में। एक तो एनाइमा और एक इनैइमा। देखिए, यहाँ पे दोनों को अंतर समझिएगा। इनैइमा, इन ई लगा हुआ है और एक एनैइमा, ए लगा हुआ है। बस ध्यान रखिएगा। अरस्तु ने 2 रूप में बाँटा है। दोनों जंतुएँ हैं। जंतु जगत में देखा जाए तो एनाइमा जो है
नईमा जो जिसे बोलते हैं ई नईमा जो हैं, इनमें दोनों में अंतर क्या है कि इस वर्ग में जंतुओं में जो है लाल रुधिर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है? अरस्तु जी बाँट दिए हैं जंतु जगत में, जैसे स्पंज हो गए, मोलस्का हो गए, सिलेंट्रेटा हो गए, अकशेरुकी जंतु हो गए। ये सब जो हैं, इसमें जो है आपको लाल नहीं मिलेगा, ब्लड लाल नहीं मिलेगा, ठीक है? लेकिन इन्हें ईमा जो है, इन्हें ईमा मतलब होता है ई लग गया तो मतलब इसमें लाल है, ब्लड है। तो इस वर्ग में जंतु जो होते हैं लाल रुधिर वाले पाए जाते हैं, कशेरुकी पाए जाते हैं। मतलब हम लोग वाले, शेर वाले व्यक्ति मिलेंगे, जंतु मिलेंगे, जानवर मिलेंगे। अब देखिए, इसी में 2 रूप में बाँटा गया है। एक अंडाणु जो अंडे देते हैं, एक जरायुज जो कि भाई इसमें बच्चे देने वाले व्यक्ति होते हैं, बस इतने में। जैसे मनुष्य और स्तनधारी जंतु, जिसमें मछली, पक्षी, सरीसृप सब आ जाएँगे। तो ये बाँटे हैं भाई। चलिए, और भी जानकारी लेते हैं और समझते हुए चलते हैं कि इसमें सवाल क्या है। तो किस जंतु संघ को जो है स्पंज के नाम से जाना जाता है? तो पोरीफेरा के नाम से जानते हैं। किस जंतु संघ को समुद्री अखरोट और कॉम कॉम्ब जेली कहते हैं? तो टेन्यूफोरा को कहते हैं। टीनोफोरा को कहते हैं। क्लियर हो गए। अगर मान लीजिए मैमथ, मैमथ किस वर्तमान जीव का पूर्वज है? तो हाथी का पूर्वज है मैमथ, हम जानते हैं। किस जंतु संघ के जीव की विशेषता जो है प्रकाश उत्सर्जन करना होता है? तो टीनोफोरा को होता है। टीनोफोरा, याद रखिएगा टीनोफोरा। अगर आपसे पूछते कि किस जंतु संघ के जीव को रोग फैलाने वाला परजीवी कृत्रिम या वर्म के रूप में जाना जाता है, तो हम बताएंगे नीमेटोडा को जानते हैं। अच्छा, कॉकरोच की बात करते हैं। कॉकरोच और सिल्वर फिश में जो है किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होते हैं? मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। तो खुला परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं कॉकरोच में। स्तनपायी भ्रूण के जो है, स्तनपायी जो होते हैं उनके भ्रूण में उत्सर्जनीय जो उत्पाद होते हैं, उत्सर्जन जो होते हैं, किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं, मतलब बाहर होते हैं? तो अपरा के द्वारा होते हैं। ठीक है? आप इसे प्लेसेंटा बोल सकते हैं, प्लेसेंटा के द्वारा। अगर मान लीजिए मोलास्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले और हरे रंग का रुधिर जो होते हैं किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होते हैं? तो हीमोसाइनिन के कारण हो जाते हैं। ठीक है? नीला और हरा आपको रहेगा, जो कि आपको बाँटे गए हैं। ए क्या देखिए, एनेमी था ना, क्या था? अ, हाँ, ईमा। इसमें जो है आपको लाल रुधिर वाले नहीं पाए जाएँगे, तो नीला हरा रंग का होगा ब्लड, है ना? पढ़े थे। अगर मान लीजिए टिक और माइट, ठीक है? माइट किस जीव वंश से संबंधित है? तो मकड़ी से संबंधित है, टिक और माइट। अगर मान लीजिए किस जीव में स्नायु तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम तो होते हैं, परंतु मस्तिष्क नहीं होते, तो वो होते हैं तारामीन। तारामीन मतलब स्टार फिश में नहीं होते हैं। इसमें देखिए, आर्कियोपेट्रक्स, जुरेक्स जुरेसिक युग, आर्कियोपेट्रक्स जुरेसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है। ठीक है? एकदम सही है, सबसे प्राचीन पक्षी है, जो सरीसृप और पक्षी वर्ग के मध्य मानी गई एक कड़ी बताई जाती है, क्योंकि उड़ता भी था, रेंगता भी था। याद रखिएगा, है ना? चलिए, डायनासोर की बात करें। डायनासोर को सरीसृप वर्ग में रखा गया था, जिनका उदय जो है मेसोजोइक में हुआ था। मतलब मेसोजोइक युग में हुआ था। आगे बात करते हैं, चमगादड़ को जो है पक्षी वर्ग में न रखकर किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? तो स्तनपायी वर्ग में रखा जाता है। याद रखिएगा, किससे? चमगादड़ को। ऑक्टोपस किस संघ में आता है? तो मृदु कवकची संघ में आता है। ठीक है? कवकची, कवकची में मतलब कवक में, मृदु कवकची। सबसे बड़ा अकशेरुकी प्राणी जो है वो कौन है बताइए? शु शुकबर्ड। याद रखिए, शुकबर्ड जो हैं ये आते हैं सबसे अकशेरुकी, इसमें कोशिका नहीं होते। नीलगाय किस जो है कुल से संबंधित है? तो हिरन के कुल से। मतलब नीलगाय हिरन के संबंधित है, सोचिए इतना भागता है इतना। व्हाइट लेगहॉर्न किस की एक किस्म है? तो आप बता सकते हैं कुकुटो, कुकुटो मतलब चिकन की, चिकन का एक जो है किस्म है, प्रकार है। अगर शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल, ठीक है, पीरियड जो होते हैं को क्या कहते हैं? तो हम बताते हैं हाइबरनेशन कहा जाता है। शीत ऋतु में जो प्रसूति काल होते हैं उसका जो हाइबरनेशन के रूप में होता है, पीरियड काल बोलिए उसका। जानवर का भी होता है। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो मैक क्लिंटॉक ने की थी। क्लिंटोंग बोलिए, क्लिंटॉक। कौन से क्षार जो है डीएनए, आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? तो एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये तीनों जो हैं पाए जाते हैं आरएनए और डीएनए दोनों में। जुगनू की चमक किस एंजाइम की उपस्थिति से के कारण होता है? तो हम बताएँगे ल्यूसीफरेज, ल्यूसीफरेज। सन हेम्प रेशे किससे प्राप्त किया जाता है? तो फ्लोएम से किया जाता है। अगर मान लीजिए पूछते विश्व का सबसे बड़ा और न उड़ सकने वाला पक्षी कौन-सा है? शुतुरमुर्ग है। क्या है? शुतुरमुर्ग है। लवण युक्त मिट्टी में उगने वाला पादप हेलोफाइटस
कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइलोफाइटस कहलाता है। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है। किसमें? आंत में पाया जाता है। अगर पूछे किस व्यक्ति की मृत्यु डूबने से हुई है अथवा नहीं, यह पता लगाना किस समूह जीव का महत्व है, मतलब समूह के जीवों का महत्व है, तो डायटम, डायटम का महत्व है, डायटम। अगर मान लीजिए पूछे वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं, क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं, बैक्टीरिया कहलाते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते? तो नमक के कारण जीवाणुओं का जीवद्रव संकुचित हो जाता है और वे मर जाते हैं। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छर को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? तो वो उसे कहते हैं गैबूसिया फिश को कहते हैं। गैबूसिया फिश को कहेंगे। प्रतिजैविक किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो जीवाणु से किए जाते हैं, बैक्टीरिया से किए जाते हैं। अगर मान लीजिए जीवाणु के अतिरिक्त कवकों और शैवालों से प्रतिजैविक का निर्माण किया जाता है। अगर मान लीजिए एक ही जीन दो या दो से अधिक विभिन्न लक्षणों को एक साथ प्रदर्शित अथवा नियंत्रित करता है, तो क्या कहलाता है? बहुप्रभावित के नियम कहलाते हैं। प्रभावित का नियम है। मेंडल ने जो है अपने वंशागति नियमों को जो है प्रतिपादित करने में जो है किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? मटर का प्रयोग किया जाता है। ग्रेग जॉन मेंडल जो कि 1822 से 1884 का आधुनिक आनुवंशिक का जनक कहा जाता है। ये मान लीजिए अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक जो है सक्रिय होता है? 20 से 35 डिग्री के मध्य होता है। पराग कणों जिसे पोलेन ग्रेन्स बोलते हैं का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी कहलाएगा। जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर कहलाएगा। तक कल्चर कही। माइकोराइजा सहजीव संबंधित जो है संबंध जो है किसमें होता है? तो विविध पोषी में होता है। अलग अलग प्रकार के आपको मिलेगा। जेलीफिश की बात करें, जेलीफिश तथा हाइड्रा किस वर्ग के जीव हैं? तो हम बताएंगे मेटा जोआ के में आते हैं। साइटोलॉजी किसका अध्ययन है? तो कोशिकाओं के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? बताइए कहा जाता है। तो आर्की बैक्टीरिया को कहा जाता है। आर्कीय बैक्टीरिया कह दीजिए। जीवाणु में डीएनए के अतिरिक्त कौन सा आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं? तो प्लाज्मीडियम, याद रखिएगा प्लाज्मीडियम। अगर मान लीजिए वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होते हैं? जीवाणु में, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस अनुपस्थित होते हैं। अगर मान लीजिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण, स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण करना लेग हीमोग्लोबिन का कार्य है। अगर मान लीजिए सजीव व निर्जीव के मध्य की कड़ी किसे माना जाता है? तो विषाणु को माना जाता है, वायरस को माना जाता है। निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी मध्यम रोगों की जर्म थ्योरपी का प्रतिपादन किसने किया था? तो लीफ पाश्चर एवं रॉबर्ट कोच ने किया था। याद रखिए जर्म जर्म जो रोग होते हैं, जर्म थ्योरी। कौन सा जीव जो है धान की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो नीलहरित शैवाल जो है जैव उर्वरक का काम करेगा। अगर पूछ ले सिर्फ लीफ रोग कारक जीव हैं, तो हम बताएंगे ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु होते हैं। याद रखिएगा। अगर काली खांसी की बात करेंगे, काली खांसी रोग का क्या कारण है? तो हम बताएंगे बोर्डेटेला पर्टुसिस जीवाणु होते हैं। याद रखिएगा। अगर पूछे पशुओं में एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। अगर आपसे पूछे किस पादप के जीवाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो हम बताएंगे लाइकोपोडियम के रूप में करते हैं। कॉकरोच की बात करें, कॉकरोच जल में जीवित क्यों नहीं रह सकता? तो क्योंकि कॉकरोच वातक के द्वारा श्वसन करना है जो लाल क्या पढ़ रहा हूँ कॉकरोच की अगर बात करें, कॉकरोच जल में जीवित क्यों नहीं रह सकता? बता सकते हैं क्योंकि कॉकरोच का जो सांस लेने वाला जो है वातक जो है जिसे ट्रैकिया बोलते हैं, सिग्नल के द्वारा जो है श्वसन करना है जो कि जल में संभव नहीं है। ये त्वचा से लेता है तो नॉर्मल वाटर के संभव नहीं है इसको। अगर मान लीजिए पूछे सिल्वर फिश, स्टार फिश, डॉग फिश तथा कटल फिश में से कौन सी एक मछली है? तो डॉग फिश एक मछली है, याद रखिएगा। अगर पूछे विशालतम स्थलचर वन प्राणी जो है कौन से हैं? तो अफ्रीकी हाथी जो है विशालतम जो है स्थल पे रहता है। त्वचा पर उपस्थित बाल किस प्रकार के होते हैं? तो मृत कोशिकाओं के रूप में रखा गया है इसे बाल को। समुद्री खीमार क्या बोल रहा हूँ देखिए, समुद्री खीरा, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री जो है बाघ में से कौन सी एक मछली है? तो समुद्री घोड़ा एक मछली है, याद रखिएगा।
मानव सदृश लघुत्तम कपि कौन है? तो गिब्बन है। क्या है? गिब्बन है। अच्छा, अगर पूछे पादप की बात करें, पादप के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, कलिका आदि के स्वरूपों या गुणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पादप अकारिका कहा जाता है। अकारिकीय कहा जाता है। अकारिका बोल रहा हूँ, अकारिकीय कहते हैं। अनावृत बीज को कहते हैं। अनावृत बीज और आवृत पौधे की बात करते हैं, आवृत बीज की बात करते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को ही हम आवृत बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म को अनावृत बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अनावृत में आप बीज जो होते हैं बिना कवर के होते हैं, आवृत में कवर होते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। अंडाशय, वाहिनी, पुष्पवृद्धि, ठीक है, क्या कहलाता है? नग्न बीज कहलाता है, जिम्नोस्पर्म कहते हैं, अनावृत बीज कहते हैं, याद रखिएगा। और क्रिसमस वृक्ष किसका उदाहरण है? क्रिसमस जो है वो नग्न बीज है, ये भी जिम्नोस्पर्म है, इसमें आपको बीज दिखेंगे। सबसे छोटा आवृत बीज पौधा कौन सा है? आवृत बीज को ही एंजियोस्पर्म बोलते हैं। लेमना, लेमना जो है सबसे छोटा है, याद रखिएगा आवृत बीज। अनावृत बीज और आवृत बीज पौधे की बात करते हैं, अंतर समझते हैं। अनावृत बीज को जिम्नोस्पर्म, आवृत बीज को एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, याद रखिए दोनों में ज और ए में अंतर है। अनावृत बीज की बात करें तो ऐसे पौधे जिसमें बीज का निर्माण होता है परंतु इनके बीज का आवरण मतलब कवर या कवच नहीं होते, अर्थात अंडाशय का पूर्णतः अभाव होता है, इसमें अंडाशय नहीं होते, कवर के अंदर नहीं होते। और इसी तरह आवृत बीज में इस वर्ग में पौधे के बीज सदैव फलों के अंदर होंगे, फल खाइए उसके अंदर होंगे, और अंडाशय ओवरी में विकसित होता है, ये आप भी जानते हैं।